परमाणु संख्या या बोलते इसको परमाणु क्रमांक। दोनों का एक नाम होता है, परमाणु संख्या बोल दो या परमाणु क्रमांक बोला जाता है। किसे कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक? अपन परिभाषा लिखिए पहले। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये परमाणु संख्या होती है कि कोई भी परमाणु होते, किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसको परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कौन से परमाणु में कितनी प्रोटॉन पाए जाते हैं, सिर्फ उन प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से व्यक्त किया जाता है, यानी जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या। उदाहरण लगा के अपन देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन में क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन देखा था, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर 1 होगी। हाइड्रोजन की, हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 ही होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होती है। लिथियम होता है, लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या 3 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेरिलियम, बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या 4 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 4 हो गया। बोरोन, बोरोन में प्रोटॉनों की संख्या 5 होती है, तो इसके जेड का मान जेड बराबर 5 हो गया। कार्बन, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, 6 प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका जेड का मान 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 7 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक बराबर 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन, प्रोटॉनों की संख्या ऑक्सीजन में 8 होती है, तो जेड का मान बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रोटॉन 8, तो जेड का मान, जेड का मतलब मान, तो आपकी परमाणु संख्या 8 हो जाएगी। 9 नंबर क्या था, फ्लोरीन, एफ, फ्लोरीन, 9 था प्रोटॉन से 9 किया, इसका परमाणु क्रमांक 9 हो जाएगा। कल आई थी नियोन 10 नंबर पर, तो नियोन में प्रोटॉन की संख्या 10 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। मैग्नीशियम, Mg होता है इसका प्रतीक, मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12 होती है, 12, तो इसका परमाणु क्रमांक जेड बराबर 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम
13 होता है, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फास्फोरस 15 होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सल्फर 16 होता परमाणु क्रमांक, उसका प्रोटॉन की संख्या 16 है, तो परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। और क्लोरीन में 17 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 17 होती है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आर्गन में कितना होता है? प्रोटॉन की संख्या 18 होती है, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो अपन बताएंगे किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन यानी P व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों N की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह परिभाषा होती है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं और जितनी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन दोनों की संख्या का जो जोड़ होता है, उस जोड़ को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में क्या बता देंगे? परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। या तो करेंगे P प्लस N बराबर A से लिखा जाता है, तो अपन A मानेंगे, तो A बराबर P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? परमाणु और द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसको Z से लिखा था अपनी, अब जब इसको Z से लिखा परमाणु प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसे Z से लिखा जाता है। तो ये तो Z हो गया, तो Z प्लस N, तो A बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस N भी होता है, द्रव्यमान संख्या Z प्लस N भी होता है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अब अपन अगर देखेंगे तो जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर लिखेंगे अपन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना जाएगा? एक और एक होता है, तो एक प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक होता है, तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? वहां पर द्रव्यमान संख्या 2 होगी। हीलियम का 2 होता है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है ना, अभी बता रहा हूं। लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या वो 3 होती है, इसलिए इसके परमाणु क्रमांक का मान कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का 3 होता है, तो कितने आ जाएंगे? 3 और 3 6 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। आपका कार्बन होता है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है।
तो हम बता देंगे कार्बन की द्रव्यमान संख्या बराबर 6 + 6 बराबर कितने आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से अगर अपन नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन लेंगे अपन की नाइट्रोजन भी। अब ये बात आई थी कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 7 होता है, क्योंकि मतलब प्रोटॉन की संख्या 7 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या बराबर 7 है और नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 7 है। तो हम बता देंगे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या बराबर 7 + 7 बराबर कितनी होगी? 14 होगी। तो नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो पूछे ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होती है। दोनों की संख्या का योग 8 + 8 बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। क्लोरीन का बहुत बार आता है, क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या उसमें 17 होती है। प्रोटॉन तो क्लोरीन में 17 पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन क्लोरीन में 18 पाए जाते हैं। बराबर नहीं तो 17 + 34 और 1 35। तो क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 17 + 18 बराबर कितनी होगी? 35 होगी। ठीक है, क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 35 होगी। तो किसी भी तत्व की अगर परमाणु से आपकी द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो पहले उसकी देखनी पड़ेगी इसका प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और फिर इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो इनका योग आएगा वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो बोलते हैं समस्थानिक। पहले समस्थानिक परिभाषा, फिर विभिन्न परमाणु की समस्थानिक। तो पहले समस्थानिक परिभाषा बताइए भाई, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा आएगी? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। या एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक, एक परमाणु संख्या परमाणु में दोनों की तो परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। या फिर तीसरी परिभाषा लगा देंगे ये कि एक ही परमाणु के एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है लेकिन इसके समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1H1, 1H2 और 1H3। इस रूप में 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। परमाणु क्रमांक इसका प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन 1 है, इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन 1 है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, 1H1। इसमें 1 है, 1 के तो 1 आ जाएगा
इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, तो दो आ जाएगा। इसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक दो सबके नीचे एक है, परमाणु क्रमांक सबका एक है। तो जिसमें प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक तो जिनका समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक होती है। हाइड्रोजन में तीन समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। इसी तरह से कार्बन के भी दो समस्थानिक होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 कार्बन का। और अब जब बात आई कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो एक तो C6 12 वाला ये लिख दो, चाहे आप इस क्रम में लिख दो, C6H12 है। एक कार्बन और 6, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। एक कार्बन है, इसमें C6H14 होता है। तो एक दोनों का परमाणु क्रमांक समान, इसका भी समान है, इसका भी समान है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। तो ये समस्थानिक कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक C612 वाला और एक C6C40 वाला। दो होता है, यहाँ पर एक 1H1 वाला होता है, एक 1H2 वाला होता है, एक 1H3 वाला होता है। इसके तीन समस्थानिक होते हैं। इसी तरह से आपका क्लोरीन आया है। क्लोरीन की अभी बात है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 17 होती है, और जिनकी 17 परमाणु क्रमांक का इनकी द्रव्यमान संख्या अभी बात है कि 35 लिखी थी अपनी। द्रव्यमान संख्या का मान 35 याद किया था। तो क्लोरीन आपका इनका परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35 है। एक क्लोरीन का होता है C37 भी होता है। तो क्लोरीन के भी दो समस्थानिक होते हैं, एक 17 क्लोरीन 35 वाला और एक 17 क्लोरीन 37 वाला। तो जिनके परमाणु क्रमांक देखो सभी समान है, इसका हाइड्रोजन का एक है तो सभी एक एक प्रोटॉन है। कार्बन का 6 होता है, 6 प्रोटॉन के पास, और क्लोरीन का 17 होता है, इसमें भी 17, इसमें 17, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर इसकी 14 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 37 है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, लेकिन परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है। इस प्रकार की जो राशि होती है उसको समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट होगा समस्थानिक का उपयोग। कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है इनका, तो ये मुख्य रूप से तीन उपयोग, बाकी बहुत सारे उपयोग होते हैं समस्थानिक के। पहला जो उपयोग है, यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है, जिनका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। जब परमाणु भट्टी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उस समय यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा जो उपयोग होता है इसका, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक होता है। उस कोबाल्ट नामक परमाणु के समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। घेंगा गलगल नामक रोग जो गले में होता है, उस रोग के इलाज के लिए आयोडीन का समस्थानिक होता है। उस आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा या गलगल नामक रोग के इलाज में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो आपका संभारित तत्व क्या होता है। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, आपकी बात द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न होता है, इसे संभारित तत्व कहते हैं। इस प्रकार के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या उसमें अलग अलग होती है, संभारित तत्व कहलाते हैं। क्या होती है, दो परिभाषा लिखी यहाँ पर कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। अगर किसी परमाणु की बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 2 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3 हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद अगर 5 है तो संयोजकता 5 नहीं होगी बल्कि -3 होगी, क्योंकि 3 लेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो संयोजकता
-2 होगी, और अगर 7 है तो -1 होगी, और अगर 8 है तो संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। या फिर परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी स्थानांतरण होता है वो संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। का मतलब यह हुआ कि परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के अष्टक अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करता है या तो लेगा या फिर देगा, स्थानांतरण कर देगा। तो जितनी साझेदारी होती है या स्थानांतरण होता है वो संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बोर व बरी। बोर और बरी वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया था संयोजकता के लिए। बोर व बरी नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी बाह्य कक्ष को या अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 कैसे होगी? इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। आदान प्रदान करके वो अपनी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 बनाएगा। जैसे अपन उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल बात हुई थी 2n² की, तो 2n² से 8 का अपन सीधा फार्मूला निकालेंगे। तो पहली कोश में 2 आ जाएंगे और दूसरी कोश में 6 आ जाएंगे। तो पहली कोश आपकी ये हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोर और बरी के अनुसार ऑक्सीजन को अपना अंतिम कोश पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 6 है। और अब ये बात है कि 6 तो उसको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने अंतिम कोश को पूरा करेगा, अष्टक को पूरा कर लेगा। तो 2 लेते ही इसकी जैसे 2 लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ सब जगह 2 और 8 यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 6 है, 2 और ले लेगा, किसी से 8 ले लेगा तो अंतिम कोश की पूरी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया, उन्होंने स्थानांतरण किया 2 इलेक्ट्रॉनों का, लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो लिए, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है। सोडियम होता है आपका का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होती है, तो 2n² से 2 और 8 1 आ जाएगा। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब ये बात आई थी कि अगर लेता है तो प्लस में, देता है तो माइनस में, देता है तो प्लस में। तो यहाँ पर सोडियम को अपने अंतिम कोश पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या करेगा? 7 मिलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का वो आदान प्रदान करेगा, स्थानांतरण कर देगा, 1 त्याग देगा, 1 त्यागते ही सोडियम की ये कोश रह जाएगी और ये इसको त्याग कर देगा, त्यागते ही सोडियम को क्या जाएगा? सोडियम संयोजकता +1 होती है। तो ये का क्या किया उन्होंने। ठीक है। आपका क्लोरीन होता है, 17 होता है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17 2n² से 2 8 10 और 7 17 हो गए। तो 7 है, इसका मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए। 1 लेगा तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। क्योंकि बात अभी भी ये बोर में ये बता था कि अगर अंतिम कोश इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 और 4 है तो इसकी संयोजकता हमेशा ही धनात्मक होती है,
क्योंकि एक है तैरना पड़ेगा, दो हाथों भी तैरना पड़ेगा, तीन हाथों भी तैरना पड़ेगा और चार की संयुक्ता बराबर होती है, चार दे मिलेगा। तो एक दो तीन और चार है तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? हमेशा धनात्मक होती है। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 5 6 7 है तो इनकी संयुक्ता हमेशा ही ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसको 3 लेनी पड़ेंगे, इसको 2 लेनी पड़ेंगे, इसको 1 लेनी पड़ेगी। अगर किसी तत्व या परमाणु की अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो इसकी संयोजकता सदैव क्या होती है? शून्य होती है। ये बोर-गली की अवधारणा थी कि अगर इतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धनात्मक, इतनी इलेक्ट्रॉन होते तो ऋणात्मक, 8 होते हैं तो इसकी संयोजकता शून्य होती है।